हाय फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो कर रहा हूँ। बेसिकली वीडियो नहीं है ये, इसको मैं अब ऐसा कहूँगा कि Q2 का क्वार्टर 2 का जो है रिज़ल्ट सेशन शुरू हो गया है, सीज़न शुरू हो गया है और कई कंपनियों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं बेसिकली। तो हम बड़ी जल्दी कोशिश करूँगा मैं कि इनमें कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के रिज़ल्ट्स को एटलीस्ट डिस्कस करूँ इस वीडियो में। तो आज हम करीब मैंने जो देखा है 3 कंपनियों को मैंने चुना है और बेसिकली 3 कंपनी को इसलिए इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में हर कंपनी का रिज़ल्ट और कॉन कॉल और सारे डिटेल्स को निकालने में समय लगता है। तो मेरा वीडियो भी इसी वजह से रिसेंटली मैं नहीं पोस्ट कर पाया। खैर कोई बात नहीं, आज 3 कंपनी को हम डिस्कस करेंगे और इस समय जो है नई कंपनियां और नए बिज़नेस मॉडल्स को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली अब रिज़ल्ट का सीज़न शुरू हो गया है, तो कंटिन्यूस रिज़ल्ट्स आते रहेंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के रिज़ल्ट्स का एक आपको फॉलो थ्रू मिलता रहे। कम से कम जिन लोगों के पास जो स्टॉक्स हैं वो इस बात को समझें कि वो सही स्टॉक में है या गलत स्टॉक में बैठे हुए हैं या क्या है, उनको कैसे क्या करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका एक आइडिया देने के लिए मैं अभी नए बिज़नेसेस को नहीं ट्रैक करूँगा। कोशिश करूँगा बहुत छोटे से सम अप वे में एक बिज़नेस का एक आइडिया देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आज पहली कंपनी जो है वो एंजल वन है। एंजल वन बेसिकली ब्रोकरेज कंपनी है। जैसा कि मैंने 5 पैसा और एंजल वन दोनों को ही डिस्कस किया है बेसिकली। तो सिमिलर काइंड ऑफ बिज़नेस मॉडल है और ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बस स्केल और साइज़ में फ़र्क है। एंजल वन काफ़ी बड़ी कंपनी है बेसिकली। तो बहुत ही ख़राब सेट ऑफ नंबर्स थे एंजल वन के, कुछ कहने लायक नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि इस समय का जो मार्केट चल रहा है उसकी वजह से जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा रिटर्न तो मार्केट में नहीं बन रहा, तो ब्रोकरेज कंपनियों का रिटर्न कहाँ से बनेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एंजल वन का जो नंबर आया है वो करीब करीब इस क्वार्टर में 12,042 मिलियन करीब करीब जो है वो इस क्वार्टर का उनका सेल का फिगर है बेसिकली। और जो कि पिछले क्वार्टर में करीब करीब मैंने पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब करीब 15,159 मिलियन था। तो वहाँ से सेल जो है वो करीब करीब 21% गिर गई है, 21%, जो कि एक अच्छा खासा मैंने ड्रॉप है उनकी सेल में। और इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि बिज़नेस कुछ खास करता हुआ, बिज़नेस का कुछ गलती नहीं है, मार्केट नहीं चल रहा तो लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, लोग स्टॉक्स नहीं बाई कर रहे हैं, स्टॉक सेल नहीं कर रहे हैं बेसिकली। F&O में बहुत ज़्यादा अब रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दैट बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो गया है कि F&O की से ज़्यादा रेवेन्यू आता था बेसिकली एंजल वन का, तो वो भी हिट हो गया है बेसिकली। तो रेवेन्यू में तो हिट दिख रहा है 21% का, प्रॉफिट में ज़बरदस्त हिट लग रहा है। प्रॉफिट जो है पिछले साल इस क्वार्टर में 4233 मिलियन था, माने 4233 मिलियन था, और इस क्वार्टर में 2117 है, माने ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप है इन द प्रॉफिट। तो ये बहुत बड़ा हिट है बेसिकली, 50% का प्रॉफिट आपका चला जाना। और मैंने जो फिगर्स को मैं एनालाइज कर रहा था तो मुझे ये दिखा कि कंपनी का एक्सपेंस ऑलमोस्ट पिछले साल सेम क्वार्टर के आसपास ही है, बल्कि 200-300 मिलियन कम है सिर्फ। तो एक्सपेंसेस कम नहीं हुए। अब यही बात देखने वाली है कि इस तरीके के बिजनेसेस में प्रॉब्लम तब आती है जब साइकिल बिगड़ जाती है। जब मार्केट की साइकिल सही नहीं होती तो ये सारे शेयर्स जो हैं वो पिटते हैं। हालांकि शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट है मैं उसमें नहीं जा रहा अभी, बस उसमें नहीं जाना चाहिए, शेयर प्राइस को इधर तरफ नहीं, रिज़ल्ट पे ध्यान दें। अगर देखें तो रिज़ल्ट बहुत ख़राब है, 21% का ड्रॉप है उनके सेल में, 50% का ड्रॉप है उनके प्रॉफिट में। तो ये है बेसिकली, ये एक्सपेक्टेड भी था, कंपनी भी यही कह चुकी है अभी तक। जो कंपनी का था पिछले साल, उन्होंने शायद इस बार, मेरे ख्याल से मैं उनका कॉल नहीं अटेंड किया हूँ, अगर है भी कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा बेसिकली। तो खैर ये है ओवरऑल अपडेट ऑफ एंजल वन। तो मैं अभी इसमें देखता नहीं हूँ कि कोई ग्रोथ जर्नली आनी है। वैसे भी कंपनी ने यही कहा था कि Q4 ऑफ फिनेंशियल ईयर इस साल के Q4 तक वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी जाकर। तो अब देखते हैं क्या होगा आगे। बहरहाल रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं जब रिज़ल्ट अच्छा ना हो तो दूरी बनाए रखें, मेरा यही मानना है। और बाकी ये है एक कंपनी। अच्छा, अब दूसरी कंपनी पे आ जाते हैं। एक
नई कंपनी है, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया अब तक, IRFC है बेसिकली, इसका भी रिज़ल्ट आया है। और IRFC है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बेसिकली, तो कह सकते हैं भारत सरकार की कंपनी है। इसके मॉडल को मैं बस समझाऊं तो बहुत सरल मॉडल था। बिज़नेस जो है वो लिस्ट हुए अभी अच्छा खासा समय हो चुका है। तो इनका मॉडल बहुत सिंपल था। ये रेलवे प्रोजेक्ट्स को फिनेंस करते थे। रेलवे में जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसको ये फिनेंस करते हैं और उस पर इनको एक परसेंटेज प्रॉफिट का मिलता है। बेसिकली इसको ऐसे समझाया जाए कि अगर आपने किसी को 100 करोड़ का लोन दिया, और अगर बिज़नेस मॉडल मैं बहुत जल्दी से शॉर्ट में समझाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, और वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें डिटेल में बजाने का। तो बेसिकली ये जो लोन देते हैं किसी को भी, रेलवे के किसी भी सेक्शन को या किसी भी कंपनी को, अगर इन्होंने 100 करोड़ का लोन दिया 6%, तो 6% के लोन पर इनको करीब 6.4 का इंटरेस्ट मिलता है वापस, जो कि रेलवे देती है बेसिकली। तो इनका बिज़नेस मॉडल बहुत सिंपल था। ये रेलवे के कंपनियों के लिए फिनेंस की व्यवस्था करते थे बाहर से, 6% के रेट पे पैसा इन्होंने व्यवस्था की, 100 करोड़ दे दिया उस कंपनी को, और उससे 6.4 का ब्याज इनको अर्न होता है। ये सिंपल मॉडल था इनके बिज़नेस का, जो कि रेलवे पे करते थे। बेसिकली कंपनी जो है वो अपने बिज़नेस मॉडल को पिवट कर रही है, वो बदल रही है। अब वो सिर्फ रेलवे पे नहीं फोकस कर रहे हैं, बल्कि वो सरकारी कंपनियों पे फोकस कर रहे हैं, जो कि AAA रेटिंग वाली कंपनियां जितनी भी हैं, NTPC ग्रीन एनर्जी, और भी जितनी कंपनियां हैं, गेल, भेल, इस तरीके की कंपनियों को जिनको प्रोजेक्ट्स के लिए फिनेंसिंग की ज़रूरत है, उस पर फोकस है अब IRFC का। तो बेसिकली पहले ये सिर्फ रेलवे से संबंधित थे, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये और भी जो सरकारी कंपनियां हैं जो अच्छी फिनेंशियल कंडीशंस में हैं, तो बेसिकली सरकार की ही एक कंपनी सरकारी डिपार्टमेंटों को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है और वहाँ से इंटरेस्ट कमाएगी। इनका जो रेवेन्यू के फिगर्स में मैं आता हूँ, बेसिकली मॉडल यही था कि इनका ये कहना है कि पहले जो हमारा मार्जिन था वो 40.40 बेसिस का था, जो कि गवर्नमेंट बेसिकली इंडियन रेलवे की तरफ प्रॉमिस्ड है। उन्होंने पहले कह रखा था कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को फिनेंस करवाएंगे तो हम आपको ये परसेंटेज सेट है आपका, ये आपको मिलना है, चाहे जिस भी रेट पे पैसा मिले, 6% में मिले, 7 पे मिले, 8 पे मिले, आपको 0.40 बेसिस पॉइंट का आपको इंटरेस्ट अलग से मिलेगा। तो दैट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी हमेशा से, डे 1 से। अभी ये क्या हो गया है, इन्होंने अपने बिज़नेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं। बेसिकली ये सारी सरकारी कंपनियों के लिए फिनेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, जो पावर सेक्टर से रिलेटेड है, जो और भी सरकारी कंपनियां हैं जो अच्छी परिस्थिति में हैं, उनको ये फिनेंस कर रही हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को। बेसिकली ये उनका बिज़नेस मॉडल है बहुत सरल भाषा में, जहाँ पर उनका इंटरेस्ट जो रेट निम्स है, माने नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो अब बढ़कर करीब 1.55 पे है। तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट आ गया है। लेकिन एक बात मैं इसमें ज़रूर ये डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, सरकारी कंपनियों को पैसा दे रही है ये कंपनी, ऐसा नहीं है कि मनमाने रेट पे दे सकती है। 0.4 से 1.5% पे आ गया है आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी भी दूर तक जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप जो मन चाहे सो इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं, उनको जवाबदेही है। किसी भी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो प्रोजेक्ट कॉस्ट घूमकर पब्लिक पे ही आती है। बेसिकली किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो, जैसे मान लीजिए पावर प्रोजेक्ट में भी कोई भी फिनेंस कर रहा है, और अगर उसका पैसा अगर आप 6%, 7% नहीं 12% पे आप लेंगे, तो वो जो बिजली बनकर तैयार होगी वहाँ से, उसका कॉस्ट बहुत हाई होगा। तो इसलिए सरकारी कंपनियां और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जब भी फिनेंस होते हैं वो छोटे और कम रेट पे होते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ यही है कि ये अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती है। ये एक बेस एरिया में बनी रहेगी। तो अभी तो इनका 1.55 है। ख़ास बात यह है कि ये देखने वाली बात होगी कि इनका ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरे ना। अगर ये गिरेगा तो साइकिल रिवर्स हो जाएगी कंपनी की। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ शेयर प्राइस कुछ कर नहीं रहा है, एक जगह पे स्टैटिक हो रखा है, दैट इज़ एन अ डिफरेंट स्टोरी, वो एक अलग बात है। कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी लंबे वक्त से,
एक फ्रेंजी का टाइम था तो 240 250 तक गया था शेयर प्राइस। वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन होते 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 अब करीब 120-125 के आसपास में चल रहा है। खैर ये है कंपनी का। अब रेवेन्यू जो है Q2 में इसका पिछले साल Q2 में जो रेवेन्यू था वो 6899.34 करोड़ था। माने अगर पकड़ा जाए तो 6900 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल इसी क्वार्टर में। इस साल इनका रेवेन्यू है 6372। तो अगर देखें परसेंटेज वाइज तो वहाँ से जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट इनका करीब मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट वहाँ से इनका 5 से 6% रेवेन्यू जो है वहाँ से कम है। बेसिकली 5 से 6% का रेवेन्यू घट गया है पिछले साल के सेम क्वार्टर से। बेसिकली क्योंकि कंपनी चेंज अप कर रही है, अपने मोड को बदल रही है, तो इसलिए वहाँ से रेवेन्यू इनका कम हो गया। प्रॉफिट जो है इनका, प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर में 1612 करोड़ था, वो बढ़कर अब 1776 करोड़ है इस क्वार्टर में। तो वहाँ प्रॉफिट में इनका मार्जिन जो है वो 10% से बढ़ गया है। तो ये जो 10% का मार्जिन इनका प्रॉफिट का बढ़ गया है उसका कारण यही है कि इनका जो पहले निम्स था वो 0.4 था, अब बढ़कर वो 1.55 पे है। टोटल इनका AUM करीब 4,62,000 करोड़ का है इस समय। और ये कह रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इसको हम इस पूरे फिनेंशियल ईयर में करीब 30,000 करोड़ इसमें ऐड करते जाएंगे। तो इसमें ऐड हो जाएगा 30,000 करोड़ का लोन देने का इन्होंने कह रखा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे फिनेंशियल ईयर में 30,000 करोड़ का हम लोन देंगे। और इनका ये कहना है कि हमारा निम जो है वो इसी रेंज में रहेगा 1.5 के आसपास, 1.55 के आसपास। तो ये था कंपनी का जो रिज़ल्ट, और मैंने मॉडल भी आपको समझाया। अब चलते हैं तीसरी कंपनी के बारे में जो कि है इटर्नल। और मैं एक और डिस्क्लेमर भी आपको दे दूं इसके साथ साथ, मैं IRFC में भी इन्वेस्टेड हूं और इटर्नल में भी इन्वेस्टेड हूं। तो बेसिकली ये एक डिस्क्लेमर है, तो कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ हम बिज़नेस के रिज़ल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इटर्नल के रिज़ल्ट को देखें तो इनका जो रिज़ल्ट आया है वो B2C बिज़नेस जो है इनका, बेसिकली बिज़नेस टू कस्टमर जो है, वहाँ से रेवेन्यू करीब इनका 23,164 करोड़ का है, जो कि 57% बढ़ गया है बेसिकली। और एडजस्टेड रेवेन्यू जो है वो करीब 13,968 करोड़ है, वो बढ़ा है करीब 172% से। और इनका EBITDA जो है वो 224 करोड़ है, और वो माने कम हो गया है बेसिकली, ये लॉस में है। अगर आप देखें तो EBITDA जो है वो घट गया है बेसिकली, सॉरी लॉस में नहीं है। EBITDA इज़ 224 करोड़ और वो EBITDA जो है वो 32% नीचे आया है। तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस तो आगे जा रहा है और इसका जो EBITDA मार्जिन है वो पीछे की तरफ आ रहा है, माने बेसिकली खर्च ज़्यादा हो रहा है। अब लोग बिज़नेसेस को अलग अलग तरीके से देखते हैं और अलग अलग देखने का तरीका होता है। अलग अलग लोगों की अलग राय होगी। कोई PE देखेगा कंपनी का, वो कहेगा बहुत बेकार कंपनी है। मैंने अभी तक ज़ोमैटो को डिस्कस नहीं किया है, बेसिकली मैं इसको ज़ोमैटो बोलता भी नहीं हूँ, इसको मैं इटर्नल ही बोलूँगा, बिकॉज़ कंपनी ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपने नाम को बदला है और उन्होंने जानबूझकर ज़ोमैटो से इटर्नल किया है। अगर आप देखें तो कंपनी ने अपना नाम इसलिए बदला है क्योंकि वो अपनी पहचान बदल रही है। ये भी अपने बिज़नेस को पिवट कर रहे हैं बेसिकली। ये होम माने फूड डिलीवरी ऐप से अब ये बदल गए हैं क्विक कॉमर्स कंपनी में। इटर्नल का मतलब ये होता है कि वो आपके जीवन का एक हिस्सा है बेसिकली, आपके जीवन का एक इटर्नल एक हिस्सा है वो। कंपनी सिर्फ अपने नाम से, ये स्ट्रैटेजिक मूव है उनका, बेसिकली वो बता रहे हैं कि हम फूड डिलीवरी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अब हम क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं और यहाँ जब हम काम करेंगे तो कोई और टिकेगा नहीं हमारे साथ। तो बेसिकली कंपनी उस तरीके का काम कर रही है। तो मैं PE नहीं देख के इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, बेसिकली गट फीलिंग है मेरी कन्विक्शन है, इसलिए मैं इन्वेस्ट करके बैठा हूँ इसमें। और वो कन्विक्शन ये है कि ये बहुत तेज़ी से अपने डार्क स्टोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं बेसिकली, जिसको अब ये डार्क स्टोर्स के साथ ही साथ अब स्टोर्स कहने लग गए हैं। स्टोर्स कहने का मतलब ये है क्योंकि उसमें जो माल वो बेच रहे हैं वो खुद ही खरीद रहे हैं और ख़रीद के बेच रहे हैं। बेसिकली इन्वेंट्री इन्होंने खुद खरीदी और उसको फिर कस्टमर्स को डायरेक्ट सर्वेन किया।
इस तरीके का मॉडल है। पहले क्या होता था, पहले ये थर्ड पार्टी होता था, माने ये प्रोक्योर करते थे, फिर जिसके पास डिलीवरी करना है उसको देते थे, तो वहाँ से कमीशन बनता था। अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक इन्वेंट्री मॉडल अपना लिया है। उनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री रहती है, उसको बेचते हैं, बेच कर पैसा और फिर इन्वेंट्री में डालते हैं। तो बेसिकली टर्नअप रेशियो आएगा। इस पर ध्यान से देखने वाली बात है। कंपनी बहुत अच्छा एक्सपैंड कर रही है, इसी वजह से प्रॉफिटेबल नहीं है बेसिकली, लेकिन जिस तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है, अगर आप एडजस्टेड रेवेन्यू को देखें तो वो 172% से बढ़ रहा है और कंटिन्यूसली 100% की रफ्तार से बढ़ रहा है। अब क्विक कॉमर्स में अगर देखें तो क्विक कॉमर्स का इस क्वार्टर में इनका 137% का ग्रोथ है ईयर इन ईयर बेसिस में। माने पिछले साल इन्होंने जो क्विक कॉमर्स से रेवेन्यू किया था वहाँ से करीब करीब उसको वो 137% का ग्रोथ है वहाँ पर। मेरे ख्याल से वो फिगर मैं एग्जैक्ट नहीं लिखा है, मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ करीब करीब वही 5,000 करोड़ के आसपास ये फिगर था। और इस बार वो फिगर बढ़ के करीब करीब मेरे ख्याल से 9,000 या 11,000 के आसपास है। एग्जैक्ट नंबर मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है पिछले साल इस क्वार्टर में करीब 4,968 का नंबर था शायद उनका, और इस बार करीब करीब वो 9,000 या 11,000 के आसपास है। तो वहाँ से 137% की ग्रोथ है ऑन द ईयर बेसिस। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखें तो 27% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ तो वहाँ पे भी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो ग्रोथ आ रही है कंटिन्यूसली। अब नेटवर्क एक्सपेंशन का ये है, कंपनी जब शुरू में नेटवर्क एक्सपेंशन कर रही थी तो कंपनी ने सबसे पहले टारगेट दिया था कि वो 2500 स्टोर खोलेंगे, लेकिन अब उन्होंने उस गाइडेंस को बढ़ाकर 3,000 स्टोर कर दिया है। अब मैं उस पर आता हूँ बाकी डिटेल। इस क्वार्टर में इन्होंने 272 नए स्टोर खोले हैं। बेसिकली क्विक कॉमर्स में इनका जो है इनको अभी लॉस हो रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में करीब करीब 162 करोड़ का था। यानी पिछले क्वार्टर में 162 करोड़ का लॉसेज हो रहे थे, इस बार 156 करोड़ का लॉस है। तो वो लॉस जो है वो इनका बेसिकली कम हो रहा है। और इनका जो एडजस्टेड एबिटा है क्विक कॉमर्स का सिर्फ वो 1.8 से 1.3 पे आया है। मैंने बेसिकली इसको ऐसे कह सकते हैं कि कंपनी जो है उसका वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो उसका जो एडजस्टेड एबिटा है वो बेसिकली नीचे की तरफ आ रहा है, वो नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ जाएगा और ज़ीरो के बाद फिर पॉजिटिव होगा। तो कंपनी इतना एग्रेसिवली इन्हेंस कर रही है अपने बिज़नेस को, हर स्टोर में मैनेज करने में इनको कम से कम 1 करोड़ रुपया लग रहा है। ये कंटिन्यूसली स्टोर कर, इस क्वार्टर में इन्होंने 272 स्टोर खोले हैं, तो ये समझिए 272 करोड़ रुपया तो इन्होंने खर्च किया है सिर्फ स्टोर ओपनिंग में। तो बेसिकली कंपनी ये खर्चा अप फ्रंट इसलिए ले रही है क्योंकि वो ये स्पेस छोड़कर नहीं रखना चाहती कि स्विगी जो कि उसकी कॉम्पिटिटर है, जेप्टो जो उसका कॉम्पिटिटर है, वो आकर इस मार्केट शेयर को गेन कर ले। फिर क्या होगा, फिर उनको वो डिस्काउंट देकर उस मार्केट शेयर को वापस अर्न बैक करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस बात को देखते हुए कंपनी ने कहा कि हमको जब तक पोजिशनली डिमांड आती रहेगी, हमको जब दिखेगा कि हमारे पास डिमांड है, तब तक हम स्टोर एक्सपेंशन करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। कंपनी उसी नीयत के साथ आगे बढ़ रही है। और कंपनी ने ये भी बताया कि जो इन्वेंट्री वाला ओनरशिप वाला जो इनका है ट्रांजिशन, वो ऑलमोस्ट 80% पे खड़ा है इस समय, इस क्वार्टर में। बेसिकली जो भी माल ये बेच रहे हैं उसका 80% हिस्सा, जो इनके सेल का 80% हिस्सा है, वो इनके खुद की इन्वेंट्री ओनरशिप के बेसिस पे आ रहा है, जिसको ये अगले क्वार्टर तक 90% पहुँचा देंगे। और इनका कहना है ये फिगर ऐसे ही रहने वाला है, ये 100% नहीं होगा कभी भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं बेसिकली। तो वो नहीं चाहते कि वो किसी और को दे दे, तो वो म्यूचुअली उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी उसके। तो फूड डिलीवरी पे जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो ग्रोथ जो है वो 14% की है। कंपनी का ये कहना था कि ये जो फूड डिलीवरी ऐप पे हमारा जो है, बेसिकली आप इसको ये मान सकते हैं कि इसकी ग्रोथ जो कंटिन्यूसली गिर रही थी वो अब बॉटम आउट हो रही है। का कहना है कि 12-13% की थी, अब वो 14% पे है। तो हम इसको ऐसा मान रहे हैं कि अब यहाँ से धीरे धीरे करके फूड डिलीवरी पे जो है इनका मार्जिन बढ़ेगा, बेहतर होगा, वो बिज़नेस इनका प्रॉफिटेबल है। फूड डिलीवरी का जो बिज़नेस ये शुरू से करते आ रहे हैं वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है, 5% की प्रॉफिटेबिलिटी थी। तो नंबर मैं नहीं देता हूँ, एग्जैक्ट नंबर कहीं था नहीं, तो अलग से
मैंने उस पर नोटिस भी नहीं किया, तो 5% था वो 5.3% हो गया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी है बेसिकली वहाँ। जो एक आप ये समझें कि जब डिलीवरी पे वो जो इनको एक चार्जेस लेते हैं या डिलीवरी करवाने का, फूड डिलीवरी करने का, तो वो जो चार्जेस से इनकम आती है वो ज़ोमैटो को माने इटर्नल को सीधे सीधे मिलती है। अच्छा, टोटल स्टोर काउंट जो है कंपनी का वो करीब करीब अब 1816 को स्टोर्स हो गए इनके बेसिकली इस क्वार्टर में, और पिछले 10 से 12 क्वार्टर्स से कंटिन्यूस ये स्टोर्स खोलते जा रहे हैं। तो अब करीब करीब 1816 स्टोर्स हैं, और एक इनका बिज़नेस के कई अलग अलग सेक्शन हैं, जैसे हाइपर प्योर है, डिस्ट्रिक्ट है, और आपका ये ज़ोमैटो है, और साथ ही साथ ब्लिंकिट है। तो ये 4 इनके अभी रेवेन्यू के एरियाज़ हैं जहाँ से इनके रेवेन्यू आता है बेसिकली। हाइपर प्योर से इनका जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 15% है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 42% है। अब हाइपर प्योर क्या है? हाइपर प्योर इनका बिज़नेस है जहाँ पर ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है, उनको इन्वेंट्री पहुँचाते हैं। जो भी उनकी किचन की इन्वेंट्रीज़ या जो सामान उनको लगता है किचन से रिलेटेड, वो उनको डायरेक्ट डिलीवरी करते हैं, उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो वहाँ भी ठीक ठाक ग्रोथ है। फूड डिलीवरी में मैंने बताया बहुत ज़्यादा इनको ग्रोथ नहीं दिख रही है, और बाकी अगर आप देखें तो क्विक कॉमर्स इनका सबसे बढ़िया चल रहा है। तो ये है। और डिस्ट्रिक्ट जो है अभी वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे चल रहा है, उस पर अभी कुछ बहुत ज़्यादा कंपनी करते हुए नहीं दिख रही है। बेसिकली कंपनी अभी ब्लैंकेट पे उनका सबसे ज़्यादा जोर है कॉमर्स में। तो इनका ये टारगेट है, इन्होंने ये बताया कि पहले इन्होंने टारगेट रखा था कि 2000 स्टोर ये खोल देंगे दिसंबर 2025 तक, माने इस दिसंबर 2025 तक 2000 स्टोर खोलेंगे। उस फिगर को इन्होंने बढ़ाकर 2100 स्टोर कर दिया, माने 100 स्टोर बढ़ा दिए वहाँ। तो अब इनका कहना है कि दिसंबर 2025 तक हम 2100 स्टोर करेंगे, और 3000 स्टोर का डेडलाइन इन्होंने सेट किया है मार्च 27 का। माने पूरा अभी से यहाँ से समझ लीजिए कि करीब करीब 6 महीने इधर, और इसके बाद 1 साल, और 1.5 साल में 3000 स्टोर के फिगर पर ये पहुँच गए। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था और मैनेजमेंट का जो कहना है कंपनी के रिलेटेड, वो कह रहे हैं कि हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो अभी ये मैंने आप इसको ऐसे देखें कि ये पूरी तरीके से एक्सपैंडिंग हो गया इंडिया में। ऐसा नहीं कि हर जगह है, हर जगह डिलीवरी कर रहे हैं, नहीं। इनका ये कहना है कि अभी जो बड़े बड़े शहर हैं अभी हम सिर्फ उन्हीं को कैटर कर रहे हैं। जो 10 से 15 इनके बड़े शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड है क्विक कॉमर्स की, वहाँ ही अभी ये कैटर कर रहे हैं। और वहाँ जहाँ जहाँ इनको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कि अभी यहाँ हमारे पास एक डार्क स्टोर और हो सकता है, पहले उधर ध्यान है इनका। उसके साथ ही साथ अब ये कह रहे हैं कि अब हम जो हैं टियर 2 टियर 3 जो जगह हैं वहाँ पर भी मूव ऑन करने वाले हैं। तो बेसिकली लोग क्या हैं, लोग देख रहे हैं कि देखो P70 का है, बहुत हाई है, कंपनी लॉस मेकिंग है, पर कंपनी अलग तरीके से काम कर रही है। तो बिज़नेस मॉडल अलग है कंपनी का। कंपनी स्केल करके वहाँ तक पहुँच जाना चाहती है कि जब उससे कोई शेयर छीन ना सके। तो थोड़ा अलग किस्म का काम करने का तरीका है। तो ये था इसका फिगर, और कोई बाई सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। मैंने एक आपको इसका इस तरीके से मैं जो कंपनीज़ का रिज़ल्ट आया है उसको मैं अपडेट करूँगा, और आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।